Hello friends, my name is Advocate Ankit Jain and today we are presenting on 5-year law entrances including CLAT, ILAT and any other law entrances उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा और किस तरह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस उसके लिए कराई जाएंगी. Okay, friends, let me introduce myself first of all. As I told you, my name is Advocate Ankit Jain और मैं दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ लास्ट 5 years से. I did my LLB from Faculty of Law, Delhi University. मैंने काफी बुक्स लिखी हैं लॉ के ऊपर which include 60 recent judgments of Supreme Court of India in 2019 also and 2020 also. अभी की भी मेरी आ चुकी है गुजार में. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को लॉ एंड पॉलिटी से आप समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के सब्जेक्ट्स के बारे में आपको नॉलेज में दूंगा. तो फ्रेंड्स, हम सब लोग घर पे लॉक हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं. तो किस तरह से हम ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में मुझे आपसे कुछ बातें करनी है. क्या क्या सिलेबस होगा आपका और कैसे ऑनलाइन क्लासेस में भी ऑफलाइन क्लासेस जितना ही आपके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है. आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक जनरल सिलेबस की जो कि हर एक लॉ के बच्चे को पढ़ना ही होगा. ये एक ऐसी चीज होगी जो कि हर एक लॉ के बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए बिफोर वी कैन मूव ऑन. ओके फ्रेंड्स, इस बार काफी डिस्कशन हो रहा है कि क्लैट का सिलेबस चेंज हुआ. आई एग्री, वो सिलेबस चेंज हुआ, मैं उसकी बात भी करूंगा अभी आपके साथ. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मुझे बात करनी है जनरल सिलेबस की, जनरल लॉ जो हमें सबसे डिस्कशन करना है. तो फ्रेंड्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप सबके सामने आपकी स्क्रीन पे, ये डिस्कशन हमें सबसे ही करना पड़ेगा. सो सबसे पहले मैं बात कर रही है इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ की. इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑब्वियसली हमें आपको इंट्रोड्यूस करना होगा कि लॉ होता क्या है. फिर हमें आपको बताना होगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडियन पेनल कोड, ये तीन हमारे बेसिक लॉ के टॉपिक्स हैं जिसके बारे में सबको नॉलेज होनी जरूरी है. हमारी सक्सेस मंत्रा की इन सबके लिए अलग से बुक्स बनी हुई हैं और आप सबको बुक्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल भी जाएंगी. फ्रेंड्स, टॉर्ट्स क्या हो गया, एक तरह का बेसिक लॉ ही होता है जो कि आपकी लायबिलिटीज वगैरह आपको बताता है. जब मैं इंडियन पेनल कोड की बात करता हूं तो ऑब्वियसली पेनल से आप समझ गए होंगे और काफी लोगों ने इस इंडियन पेनल कोड को मीडिया में भी काफी सुना होगा. ऑब्वियसली हमारा क्रिमिनल लॉ है, उसके बारे में बात करेंगे. और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बारे में बात होगी. तो फ्रेंड्स, ये हमारे जनरल लॉ हैं जो कि हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस के लिए जा रहा हो, उसकी नॉलेज उसको होनी जरूरी है. फिर हमने बात करनी है फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसके लिए हमारे सेपरेट क्लासेस जो कि पॉलिटी की क्लासेस कही जाती है वो आपको कराई जाएंगी. फ्रेंड्स, इस सब के अलावा आपके एग्जाम में लैंडमार्क जजमेंट्स जो कि करीब 50, 60, 70 सालों में इंडिया की टॉप जजमेंट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, वो आपकी आ सकती हैं. चाहे आईलेट हो, चाहे बाकी कोई एंट्रेंस हो, सब में इस तरह की जजमेंट्स के बारे में क्वेश्चन आता रहता है. देन फ्रेंड्स, पिछले 1 से 1.5 साल की रीसेंट जजमेंट्स और लीगल पिछले 1 से 2 साल की लेजिस्लेशंस वगैरह भी हमारी आ सकती हैं. देन इसके अलावा फ्रेंड्स, पिछले 1 से 2 साल की लीगल करंट अफेयर्स भी आपको दिए जा सकते हैं. इस सब के बारे में भी हमारी सारी क्लासेस में डिस्कशन किया जाएगा क्योंकि ये आपका बेसिक है, इसके बिना हम लॉ में आगे नहीं बढ़ सकते. ओके फ्रेंड्स, अगर मैं सिर्फ क्लैट की बात करूं, क्योंकि आप में से काफी बच्चे क्लैट के लिए यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं क्लैट की बात करूं, वो हमारा मेजर फोकस होता है उसके ऊपर. तो बेसिक लॉ तो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये तो आप सबको कराया जाएगा ही. लॉ को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, टॉर्ट्स बताया जाएगा, आईपीसी बताएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे, सारा बताया जाएगा. लेकिन क्लैट की तैयारी एक डिफरेंट तरह से करानी होगी. क्लैट की तैयारी का मेन बेसिस होता है रीसेंट लीगल टॉपिक्स. जो अपने इस साल से क्लैट का सिस्टम चेंज हुआ है और इस साल से क्लैट में आपको रीसेंट लीगल टॉपिक्स के ऊपर पैसेजेस दिए जाएंगे. तो जो भी कुछ पिछले 1 से 1.5 साल में हुआ है, जो कि आप पीछे नोटिस कर भी रहे होंगे, रीसेंट लेजिस्लेशंस जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट किया था, एंड रीसेंट करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें, रीसेंट जजमेंट्स, इसके ऊपर जो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर रीसेंट लॉ में कुछ भी हुआ है, उसके ऊपर क्लैट में आपको पैसेज दिया जाएगा और उसी पैसेज के थ्रू आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा. ओके, तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें तैयारी कैसे करनी होगी? रीसेंट लीगल टॉपिक्स तो हम आपके साथ करेंगे ही, और उसके लिए मैंने आपको बताया भी कि रिसेंट जजमेंट्स, लॉज एंड बिल्स के बारे में डिस्कशन हमारा आपके साथ होगा. और इन्हीं डिस्कशन के अंदर हम आपके साथ उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर कुछ पैसेज को आपके साथ हम उसको डिस्कस करेंगे. कैसे पैसेज हो सकते हैं वो?
नॉर्मली उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर न्यूज़पेपर के पैसेज होंगे, जो कि न्यूज़पेपर में आए होंगे, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होंगे वो होंगे, और उन्हीं आर्टिकल्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। तो बहुत सिंपल वे में ये होगा, इसमें इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। खैर, आप सबको लाइव क्लास के अंदर ये पैसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, और पैसेज के थ्रू ही आपको लाइव क्लास के अंदर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। फ्रेंड्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी जनरल सिलेबस की हमारे, और ये हमारा सिलेबस है क्लैट के लिए। फ्रेंड्स, मैं 1 मिनट के लिए आपको और समझाना चाहूंगा, ये जो हमारा जनरल सिलेबस है, क्लैट के अलावा ये बाकी सारे एंट्रेंस जो होते हैं, मैंने आपको बताया, आईलेट हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, जामिया हो गया, एएमए हो गया, बीएचयू हो गया, सब 5 ईयर लॉ एंट्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ। सब में ये सिलेबस में से क्वेश्चंस आएंगे। अब पॉइंट ये बनता है, हमें दो तरह की प्रिपरेशन करनी होगी। एक तो ये सारा जनरल सिलेबस पूरा आपको करना होगा, प्लस हमें रीसेंट लीगल टॉपिक्स को क्लैट के लिए करना होगा, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि हम रीसेंट जजमेंट्स, लेजिस्लेशन वगैरह भी करेंगे। खैर फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और आपको कुछ समझाऊं और भी दूं उसके बारे में, मैं आपको एक दो बातें अपनी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस को लेके काफी बच्चों के मन में रहता है कि ये क्लासेस क्या नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस जैसी होंगी, और क्या वो जो ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास में जो टच आता है, जो स्टूडेंट टीचर का टच होता है, आप कह सकते हैं वो आता है, क्या वो ऑनलाइन क्लास में भी वो टच आ पाएगा? इसी के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। देखिए फ्रेंड्स, सक्सेस मंत्रा की ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब लाइव या हैंगआउट के जरिए आपको दी जाती हैं। अगर मैं बात करूं इन ऑनलाइन क्लासेस का, तो इन ऑनलाइन क्लासेस में टीचर और स्टूडेंट का 1-to-1 इंटरेक्शन होता रहता है। अगर वो यूट्यूब लाइव के थ्रू हो रही है तो यूट्यूब लाइव के थ्रू इंटरेक्शन होता रहता है, वहां पे साथ में चैट बॉक्स होता है। और अगर वो हैंगआउट के थ्रू हो रही है तो हमने एक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड किया हुआ है, उसके थ्रू भी सारे बच्चों को उसमें एक ग्रुप बनाया हुआ है, सारे बच्चे उसमें मेंबर बने हुए हैं, उसके थ्रू सारे बच्चों का इंटरेक्शन टीचर्स के साथ तभी के तभी क्लास चलते हुए भी हो सकता है और होता भी रहता है। फ्रेंड्स, आपको दिखाने के लिए ही मैं अपनी स्क्रीन से आपको टेलीग्राम की ऐप सबको दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि हमारे किस तरह से बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता रहता है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है क्लास डाउट्स का, और इसी क्लास डाउट्स के ग्रुप में हमारा बच्चों के साथ इंटरेक्शन आप देखिए किस तरह से होता रहता है। बच्चे यहाँ पे अपने पॉइंट्स पुट करते रहते हैं, और एज अ टीचर जब यहाँ पे बैठे होते हैं उन पॉइंट्स को सुनते रहते हैं, और अगर हमें उसमें कोई इश्यू आता है, बच्चों को कुछ बताना होता है, तो हम वहाँ पर बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी अभी कल वाली ही क्लास के कुछ बारे में आपको बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कल वाली क्लास में हमने ये डिस्कशन किया था। तो डिस्कशन करते करते बच्चों ने जो क्वेश्चंस पूछे आप देख सकते हैं, ये 28 अप्रैल की हमारी क्लास का है। जो क्वेश्चंस पूछे वो सामने आए जा रहे हैं, और एज अ टीचर हम बच्चों को वहीं पर ही रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं वापस आता हूँ अपने इस टॉपिक के ऊपर। सो बच्चों को क्लास में एक्सरसाइज भी दी जाएंगी, और वो कैसे दी जाएंगी? नॉर्मली क्लास के पहले ही उनको एक्सरसाइज दे दी जाएगी, और जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी एक्सरसाइज बच्चों के साथ लाइव करी जाएगी। मैं उसका भी एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। एक्सरसाइज नॉर्मली हम लोग बच्चों को पीडीएफ फॉर्म में देते हैं, जिससे कि बच्चे उसको आगे भी अपने लिए यूज कर सकें। तो फॉर एग्जांपल, ये एक्सरसाइज हमने बच्चों को दी, तो ये प्रिंसिपल है, ये फैक्ट है। अब ये पूरी की पूरी पीडीएफ, 7 पेजेस की पीडीएफ आप देख रहे हैं, पूरे बच्चों को या तो उनके क्लास डाउट्स के ग्रुप पे, या फिर एक उनका एक चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे ही, वहां भिजवा दी जाती है। और एक बार बच्चों के पास ये पहुंच गई, क्लास ओपन होते बच्चे इसको खोलेंगे, और वो प्रिंसिपल फैक्ट वगैरह हमारे साथ ही पढ़ के इसको सॉल्व अपनी स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, अभी मैं इसको दोबारा डिस्कस करूंगा, लेकिन ये चीज बच्चों को पहले ही पहुंचा दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब बच्चे क्या कर सकते हैं? या तो बच्चे क्लास होते होते स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं ऑनलाइन क्लास का एक एडेड बेनिफिट है। अगर हम ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो टीचर ने कुछ बोल दिया, अब 30-40 बच्चे बैठे हैं, कई बार बच्चा भी दोबारा नहीं पूछ पाता, उसको बच्चों को भी, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ, सब एक स्टूडेंट ही हैं, और हमें एक हेजिटेशन कई बार होती है कि भाई टीचर से दोबारा ये पूछें नहीं पूछें, गुस्सा ना हो जाए, कभी टीचर ना भी हो तब भी होती है। तो ये हेसिटेशन ऑफलाइन क्लासेस वाली ऑनलाइन में ना हो, इसमें एक ऑप्शन ये भी रहता है कि बच्चे कभी भी कोई टॉपिक उनको लगे कि यार अभी समझ नहीं आ रहा, कुछ में बात है, फौरन उसके नोट्स बना लिए, फिर साथ में स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहे। कभी टीचर से कुछ पूछना हो बाद में पूछ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। खैर, बच्चों को
हर क्लास में हम पीपीटी से पढ़ाते हैं या पीडीएफ फाइल से भी पढ़ाया जाता है। अब बच्चे उस पीपीटी जो बच्चों से उनको पढ़ाई जाती है वो भी उनको क्लास के बाद शेयर कर दी जाती है। जो पीडीएफ वगैरह है वो भी उनको क्लास के पहले या बाद में शेयर कर दी जाती है। तो सारी चीजें बच्चों को प्रोवाइड यहाँ पे करी जाएगी। तो आप ये देखिए कि ऑफलाइन क्लास भी अपनी अलग है, ऑनलाइन भी अलग है। ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट्स में आप देखिए तो बच्चों का टाइम कितना सेव हो रहा है, उन्हें जाना नहीं पड़ रहा है, और ऑब्वियसली इस समय तो आपको पता ही है जाना पॉसिबल है भी नहीं। देन एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि हमारी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं ये बच्चों के लिए बाद में अवेलेबल करा दी जाती हैं बहुत जल्दी। आई कैन से विद इन 3 to 4 आवर्स ही हम सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस को एक यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं और वो लिंक बच्चों को शेयर कर दिया जाता है। बच्चे उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को कभी भी दोबारा देख सकते हैं। अब पॉइंट यह आएगा कि कोई क्लास बच्चों ने दोबारा देखी और उसमें फिर कोई डाउट आया तो क्लास तो खत्म हो गई, लेकिन क्लास खत्म हो गई, फैकल्टी से इंटरेक्शन खत्म नहीं होता। तो फ्रेंड्स हमारी ये जिस तरह की टेलीग्राम ऐप है, तो बच्चे आके क्लास डाउट्स ग्रुप पे आप देख सकते हैं क्लास के बीच में ही क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और इन क्वेश्चंस का जवाब फैकल्टी वहीं पर ही वॉइस के थ्रू रिस्पॉन्ड वहीं पर ही बच्चों को करते रहते हैं। और अगर कभी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए तो आप ये देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चंस पूछा हुआ है, और ये मेरा ही टेलीग्राम का ग्रुप है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं और हम जब जल्दी से जल्दी उनका आंसर करने की उनको कोशिश करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कई क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे तो उनके आंसर कर दिए गए, या तो हमने उनको रिप्लाई यहाँ पे कर दिया या फिर उनके केस को हमने, उनके मैटर को हमने क्लास के अंदर ही डिस्कशन कर लिया। काफी ऐसे मैं आपको बच्चे दिखा सकता हूँ जिन्होंने क्वेश्चंस वगैरह पूछे। तो तो ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था अबाउट द आंसर्स एंड ऑल। तो हमने उनको बताया कि कई बार बच्चे गूगल देख लेते हैं और गूगल से आंसर जो आता है उसे समझ लेते हैं, तो गूगल का आंसर ना बता के जो रियल आंसर हमने वो बच्चों को बताया। तो ये अगर बच्चों का कुछ मिस भी हो जाए, अगर बच्चों को कुछ मिस भी हो जाए तो बच्चे जाके वीडियो में देख सकते हैं, और फिर डाउट आए तो बच्चे उस डाउट को दोबारा से अपने टीचर के साथ टेलीग्राम ऐप के थ्रू ही कनेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स आइए, देन मुझे एक बात और आपसे करनी है जो कि अब मेन बात है कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम चाहता क्या है, हमारे सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा क्या क्या जाएगा। ओके, तो उसके बारे में आपसे मैं डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लैट की। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए क्लैट का ही जो सैंपल पेपर क्लैट ने ही आपको दिया है वही मैं आपके लिए ले लेता हूं। तो सैंपल पेपर आप क्लैट का देख सकते हैं। फ्रेंड्स इस बार मैं आपको बता भी रहा था क्लैट ने अपना पूरा पैटर्न चेंज किया है, और अब क्लैट के अंदर वो चीजें नहीं आएंगी जो पहले आती थी। अब वो रीसेंट लीगल टॉपिक्स आपको देंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैं ये इंग्लिश का सेक्शन है, मैं सीधा यहाँ पे लीगल सेक्शन पे जाता हूं जी। तो ये आपके सामने लीगल सेक्शन है, ये सैंपल क्वेश्चन से जो क्लैट नहीं दिए हैं उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड, तो अब क्लैट क्या कर रहा है कि आपको रीसेंट लीगल टॉपिक के ऊपर एक पैराग्राफ दे रहा है, ये एक पैसेज दे रहा है। और आप ये देख सकते हैं एक पैसेज कहां से लिया गया है, मैं आपके सामने इसको दिखा रहा हूं। एडिटोरियल बाय द हिंदू दिसंबर 16 2019, अभी रिसेंट का एडिटोरियल है वहां से इसको लिया गया। अब क्लैट क्या कर रहा है, आपको कोई भी रिसेंट लीगल टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा पैसेज, आप देख सकते हैं पैसेज कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इट्स लेस देन 1 पेज, 1 पेज से भी कम है, शायद 1 पेज से कभी आसपास हो जाए, थोड़ा ज्यादा हो जाए, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इतना सा पैसेज आपको देंगे और उसके ऊपर आपको 3 4 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द पैसेज। छोटा पैसेज हो तो क्वेश्चन कम हो सकते हैं, बड़ा हुआ तो 4 5 5 के ऊपर भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आप एक बात यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये क्वेश्चन, ये एक मैसेज आया हमारा, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, जो हमारा फोन का डाटा है उसके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट एक बिल लेके आ रही है। ये बिल अभी पास नहीं हुआ है, बट सिंस लास्ट ईयर से ये अब तक एक बहुत बड़ा लीगल इशू रहा है, इसलिए हमने इसको, इसलिए क्लैट इसको दे सकता है, और हम भी अपनी क्लास में सारे इश्यूज को डिस्कस करेंगे। अब क्लैट क्या करेगा, आपने वो आपको ये पैरा उस क्लैट ने दे दिया, अब उसी पैरा पे आप क्वेश्चंस देखिए। से फॉर एग्जांपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज। अब ऑथर का व्यू क्या कहता है वो इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया। अब वो तो ऑब्वियसली आप पैसेज पढ़ेंगे तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन मैं आगे वाले क्वेश्चंस पे आता हूं जो लीगल के हैं। से अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द कमिटी हेडेड बाय जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कॉल्ड फॉर,
बी एन श्री कृष्णा की कमेटी किस लिए कॉल की गई थी? अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि इन पैसेज को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अगर इन रीसेंट लीगल टॉपिक्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो इन पैसेज को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा इजी और फास्ट हो जाएगा। क्योंकि सारा खेल, आप जब क्लैट का या कोई भी एंट्रेंस आप देते हैं, सारा खेल ऑब्वियसली टाइमिंग का होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर एक किसी बच्चे को आता है किसी को नहीं आता, ऑलमोस्ट काफी बच्चे प्रिपेयर करके जाते हैं और उन्हें आता है। सबसे बड़ा जो इसमें गेम होता है वो टाइमिंग का होता है, कितने टाइम में हम कितने क्वेश्चन कर पाएंगे, और जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाया, फिर जो अच्छी एक्यूरेसी से कर पाया और वो टॉप में आ गया, उसका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। तो सारा खेल टाइमिंग का होता है। अब अगर इन रिसेंट लीगल टॉपिक्स के बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज होगी तो फिर आपके लिए बड़ा आसान होगा कि उस टॉपिक को पढ़ते ही, उस पैसेज को पढ़ना तो आपको तब भी पड़ेगा, लेकिन उस पैसेज को पढ़ते ही आपको ग्रैब करना, आपको समझने के लिए बड़ा इजी आपके लिए हो जाएगा। सो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ पे एक पैसेज दिया, यहाँ पे क्लैट ने एक पैसेज दिया आपको। अब इसमें समझाया हुआ है कि ये बिल कैसे सही है या क्या इसमें कमियां हैं, ये सारी बातें इसमें समझा दी और इसी के ऊपर क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। सेम है थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है। फोर्थ हम देख सकते हैं, द ऑथर इज कंसर्न्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डीपीए अंडर द बिल। अब आप देख सकते हैं ये डीपीए के बारे में जो बात करी गई है वो इसी पैसेज के अंदर यहाँ की गई है, डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी डीपीए, यहाँ इसके बारे में बात करी गई है। लेकिन अगेन, अगर आपने थोड़ी बहुत नॉलेज रखी होगी डीपीए के बारे में तो आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो हम इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे चलते हैं। आपको बेसिक लॉ जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल टॉपिक्स वगैरह सारा कराया जाएगा। साथ में क्लैट के बच्चों के लिए इस तरह के पैसेज को क्लास में ही सॉल्व किया जाएगा। अब ये कैसे होगा? काफी रिसेंट लीगल टॉपिक्स के ऊपर हम इसी तरह के पैसेज बना रहे हैं, और काफी रिसेंट लीगल टॉपिक्स के ऊपर पैसेज बनाने के बाद वो सारे टॉपिक्स बच्चों को टॉपिक्स भेजे जाएंगे और साथ में पैसेज भी भेज दिया जाएगा, और बच्चे अपने एंड से पैसेज को पढ़ेंगे और क्लास स्टार्ट होते ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, और सबके साथ ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। और बच्चे के रिप्लाई आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको कोई और क्लास दिखाऊं जहाँ पे बच्चे क्लास में इस तरह के पैसेज सॉल्व करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों का रिप्लाई फौरन वहीं पर ही आता है। सी, बच्चों का रिप्लाई यहाँ पर आता रहता है कि भाई क्या रिप्लाई, क्या आंसर होगा, टीचर पूछता है, बच्चा उसका जवाब देता रहता है। ऐसे हमारी लीगल की क्लास में होगा। सो अब आप इसमें मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए एक और पैसेज में आपको यहाँ पर शो करता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपके लिए सेकंड पैसेज। अब ये क्या है? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, जिसमें अमेंड किया गया था अभी रिसेंटली 2019 के अंदर। और ये आप देख सकते हैं कि ये पैसेज कब से लिया गया है? बिजनेस स्टैंडर्ड मुंबई दिसंबर 17 2019, प्राइस हाइक एट लास्ट। ये टॉपिक, ये पैसेज था जो ऑनलाइन आया था। अगेन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पैसेज कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इट्स ऑफ अराउंड लेस देन 1 पेज ओनली, छोटा सा पैसेज है। और अगेन इसके ऊपर आपके इन्होंने करीब 5 क्वेश्चन आपको दे दिए, तो हर एक पैसेज के ऊपर 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। और पैसेज क्या होगा? बिल्कुल रीसेंट लीगल टॉपिक, जो कि आप सारे बच्चों को, हम लोग यहाँ पे सारे इस तरह के लीगल टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे। ओके, इनफैक्ट मैं वापस अपनी यहाँ पे बात करता हूँ। तो एक हमने बात करी क्लैट की। मैंने आपको फ्रेंड्स बताया कि बेसिक लीगल नॉलेज की तो जरूरत आपको पड़ेगी पड़ेगी, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा अगर मैं क्लैट के अलावा बाकी एंट्रेंस की बात करूं, तो चाहे हमारा आईलेट्स हुआ, चाहे सिम्बोसिस हुआ, चाहे बाकी कोई भी 5 ईयर एंट्रेंस हुआ, क्राइस्ट हुआ, कुछ भी हुआ, उसके लिए ये बाकी सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, जो कि मैंने आपको जनरल सिलेबस थोड़ी देर पहले आपको बताया था। खैर फ्रेंड्स, अगर मैं बाकी एंट्रेंसेस की बात करूं तो उसमें अभी पैसेज वाइज क्वेश्चन आएंगे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका पैटर्न शायद पुराने वाला ही है। इसीलिए उस पैटर्न के हिसाब से जो जो टॉपिक्स हम बच्चों को करा रहे हैं, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर हम प्रिंसिपल फैक्ट और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस देते हैं बच्चों को, प्लस लीगल जनरल नॉलेज, जो कि मैंने आपको बताया लीगल जीके की बच्चों को बहुत नीड होती है, वो भी आपके एंट्रेंस में काफी आता है। लीगल जनरल नॉलेज भी एंड लीगल करंट अफेयर्स भी, क्या चल रहा है आजकल, जो कि मैंने आपको बताया, जजमेंट्स वगैरह, लॉज वगैरह। अभी आपने सुना होगा एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंडर किया था वो,
इसी तरह के रीसेंट लीगल टॉपिक्स आपको डिस्कस किए जाएंगे और उसके लिए आपको भी यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। ये मेरे सामने एक रिवीजन एक्सरसाइज है जो कि आप देख सकते हैं सक्सेस मंत्रा की है हमारी ये, और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे तैयारी करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रिंसिपल फैक्ट का क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा कि एक टॉपिक के ऊपर आपको प्रिंसिपल दे दिया जाएगा, ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर हमने आपको प्रिंसिपल दे दिया। तो आप देख सकते हैं इस प्रिंसिपल को, इफ अ पर्सन ब्रिंग्स अ पोटेंशियली डेंजरस थिंग ऑन हिज लैंड फॉर एन अननेचुरल यूज and if such a thing escapes and does damage, then such person should be held strictly responsible only if he was negligent. Okay, ये एक छोटा सा प्रिंसिपल आपको दे दिया। अब जो हमने पढ़ा है टॉर्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट में, आईपीसी जो बच्चों को कराएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिक लीगल नॉलेज वगैरह सब चीजों में मिला के वही पॉइंट्स के ऊपर यहाँ प्रिंसिपल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे अपना प्रिंसिपल देखते हैं, whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class insults the religious beliefs of that class shall be punished with fine and imprisonment. Again, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक प्रिंसिपल दे दिया एक लीगल टॉपिक के ऊपर ही। अब बच्चों को क्लास के अंदर ये एक्सरसाइज दी जाएगी, सामने ही उनके प्रिंसिपल होगा, उन्हें प्रिंसिपल पढ़ना होगा, फैक्ट को रीड करना होगा और उसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करना होगा। ये हमारे क्लैट के पैटर्न से जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था उससे डिफरेंट है। यहाँ पे तो आपको एक लीगल टॉपिक दे रहे हैं, कोई प्रिंसिपल फैक्ट यहाँ पे नहीं है, एक रीसेंट लीगल टॉपिक दे रहे हैं, उसका पैसेज आपको दे रहे हैं और पैसेज को आपको सॉल्व करना है। उसके ऊपर क्वेश्चंस जैसे हमारे इंग्लिश में होता है ना, पैसेज दिए जाते हैं अनसीन पैसेज, वैसे यहाँ पे दिए जाते हैं, यहाँ पे दिए जाएंगे। खैर, लेकिन बाकी एंट्रेंसेस में हमें वही पुराना पैटर्न अपना ध्यान देना होगा। तो आप फ्रेंड्स सामने देख सकते हैं प्रिंसिपल फैक्ट का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एक प्रिंसिपल आपको दे दिया जाएगा, फैक्ट आपको दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, चाहे हाईलाइट हो चाहे सिंबॉलिसिस हो, ये पैटर्न वहां पे चलाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आप इसमें एक दो प्रिंसिपल आपको और दिखाता हूँ अभी से। ये हमारा हो गया, द लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट may by law impose on goods imported from other states any tax or reasonable restriction। ये आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हो गया। ये जो हमारा प्रिंसिपल फैक्ट का क्वेश्चन है, दिस इज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन मैं एक आपको और प्रिंसिपल यहाँ पे दिखाता हूँ, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ये हमारा प्रिंसिपल किस पे हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी 7 पेज की एक्सरसाइज के अंदर आपको सारे टॉपिक्स को कवर हम लोग करते हैं, चाहे वो टॉर्ट्स का हो, चाहे आईपीसी का हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट का हो, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं। देन इसी तरह के क्वेश्चंस जो प्रिंसिपल फैक्ट के हैं, इसमें आप देख सकते हैं काफी हमने प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस दिए गए। अगेन ये आप देख सकते हैं, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू सस्पेंड, रेमिट और रिस्पाइट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन सेंटेंस टू डेथ। अगेन उसके ऊपर एक हमने बड़ा सा, पहले हमने 3 प्रिंसिपल्स दे दिए, फिर फैक्ट दे दिया थोड़ा बड़ा सा, और उसके साथ हमने इसका क्वेश्चन दे दिया कि भाई क्वेश्चन वगैरह का आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। तो फ्रेंड्स ये बात हुई प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन की, जो कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा आते हैं। फिर फ्रेंड्स हम बात करते हैं, ये देखिए प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस तो आपके आएंगे ही, इसके अलावा मैंने आपसे बात करी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल जीके, लीगल जनरल नॉलेज के क्वेश्चन या लीगल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नॉर्मली वो क्वेश्चन जो होते हैं लीगल जीके में हम नॉर्मल जनरल नॉलेज लॉ की उसकी बात करते हैं, बेसिक लॉ की बात करते हैं, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते हैं, काफी हद तक वो भी लीगल जीके में ही आता है। तो लीगल जीके क्वेश्चन भी हम लोग बच्चों को एक्सरसाइज में कराते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं प्रेसिडेंट कितनी टाइम री इलेक्ट हो सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिमिट नहीं ऑब्वियसली। देन हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गवर्नर के ऊपर, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उनको ओथ कौन कराता है, सीजे ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। अब ये कौन से क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ये हैं आपके लीगल जीके या पॉलिटी के क्वेश्चंस, लीगल जनरल नॉलेज के। से आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया, इन द लीगल पार्लेंस हु इज कॉल्ड अ डेपोनेंट। डेपोनेंट की बात यहाँ पे करी गई, डेपोनेंट किसको कहते हैं, ऑब्वियसली जो भी एक एफिडेविट पे ओथ वगैरह, एफिडेविट को जो भी दे रहा है उसको हम डिपोनेंट कहते हैं, डिपोज करने वाला। अब पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स ये जो पॉइंट्स होते हैं इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में कवर करते हैं, प्लस अपने लीगल जीके, यानी लीगल जीके की एक अलग से क्लासेस वगैरह भी कराई जा सकती हैं, उसमें इसको कवर किया जाता है। तो अगर अगेन आप देख रहे होंगे कि एक 7 पेज के हमने इसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स कवर कर दिए, चाहे वो आईपीसी हो,
चाहे टॉर्ट्स हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चन हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, या फिर हु वाज द हेड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कमिटी, अब अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ, कब सीएम वोट नहीं कर पाएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये क्वेश्चन आ गया। अब पॉइंट ये है मेरा आपको समझाने का फ्रेंड्स कि इस तरह के क्वेश्चंस चाहे वो किसी भी टॉपिक के हो, हम आपको सप्लाई यहाँ पे कराते हैं। देन आपके साथ मैंने एक और डिस्कशन किया था कि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, चाहे हमारा आईलेट हो, सिम्बोसिस हो, जामिया हो, एएमयू हो, बीएचयू हो, सारे एंट्रेंसेस के अंदर एज ऑफ नाउ इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं और अभी तक आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल फैक्ट के क्वेश्चंस लीगल टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी से हो, फिर मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के भी जो आपके सामने है। देन लीगल जीके वाले क्वेश्चंस, लीगल करंट अफेयर्स जिसमें जजमेंट्स वगैरह आती हैं जो वो भी आ सकती हैं। प्लस ये भी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि एक तरीका ये भी होता है क्वेश्चन देने का, असर्शन रीजनिंग। एक आपको असर्शन दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट सी दी जाएगी, यानी ये एक स्टेटमेंट हो गई, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी वॉइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेगोशिएशंस, अब ये इसका रीजन हो गया, negotiations over the telephone are considered to be binding on the parties। अब हमें बताना है, स्टूडेंट को बताना है कि क्या ये दोनों सही हैं या क्या ये दोनों गलत हैं, क्या इनमें से एक सही है एक गलत है, सारी बातें। और अगर दोनों सही हैं तो क्या आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर अगर दोनों सही हैं तो क्या आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है, सही से कर रहा है या नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये सारी बातें हम बताएंगे। देन क्या ए ट्रू है या बी आर फॉल्स है, यानी इनमें से एक तो ट्रू है ही ऑब्वियसली, तो हमें ये बातें बच्चों को यहाँ पे करानी होती हैं। अगेन यहाँ पे देख रहे होंगे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अगेन एक असर्शन है, a rash or negligent act which results in the death of a person is covered under 304A। ये assertion हो गया, ये हमारी रीजनिंग हो गई, डॉक्टर्स who undertake an unnecessary hazard in treating a patient which results in his death commits the offense of death by negligence। ये हमारा उसका रीजन हो गया। अब बच्चों को बताना है, अगर दोनों ट्रू हैं तो बच्चों के लिए इजी हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। अगर बच्चे श्योर हो गए कि इनमें से एक तो पक्का फॉल्स है तो बच्चे के लिए बहुत इजी है, सी या डी में से आंसर है। जैसे मान लीजिए कि मुझे मालूम है कि ए फॉल्स है, तो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, आंसर बड़ी इजीली आ गया। तो इस क्वेश्चंस को जो कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि हमारे एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आते हैं असर्शन रीजनिंग के, देन मैंने आपको बताया लीगल जीके, लीगल करंट अफेयर्स बच्चों को पूछा जाता है। फ्रेंड्स इस सब के अलावा मुझे आपसे कोई भी रिसेंट एक लीगल टॉपिक वगैरह से हमारे आते हैं, अयोध्या का डिस्प्यूट हो गया, अब अयोध्या का डिस्प्यूट में वो आपको एक पैसेज सा उठा के दे देंगे और उस पैसेज के अंदर से आपको क्वेश्चंस वगैरह पुट आपको किए जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको कोई भी एक लीगल टॉपिक हम लेते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको भी समझ में आए कि आपकी क्लास में आपको पढ़ाया क्या जाएगा। सो मैं आपके सामने एक टॉपिक यहाँ पे रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं बच्चों को हम इसी वे में पढ़ाते हैं और साथ में हमारा ये ग्रुप हमेशा ऑन रहता है, क्लास डाउट्स का ग्रुप। अभी क्लास नहीं चल रही तो इसलिए अभी ऑफ है ये, लेकिन हमेशा ये ऑन रहता है और बच्चे जब भी इसमें क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बच्चे इसमें क्वेश्चंस पुट करते रहते हैं। इसमें सारे हमारे जितने मेंबर्स हैं वो हैं। आपके मन में बच्चों डाउट आ रहा होगा कि इस ग्रुप में इतने सारे लोग हैं तो क्या इतने सारे लोगों के रहते क्वेश्चंस वगैरह समझ में टीचर को आ जाते हैं, क्वेश्चंस को टीचर सॉल्व कर पाता है या नहीं। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक बात और समझा दूं कि काफी बच्चे इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग अपने एंड से पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सारे डाउट्स को ले लिया जाए। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि पहले एक टॉपिक को समझा दिया जाए और टॉपिक के जैसे समझ जाए तभी बच्चों के क्वेश्चन लिए जाए। उससे एक फायदा ये रहता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं पहले पूरा टॉपिक समझ जाते हैं और पूरा टॉपिक समझने के बाद उनके क्वेश्चंस थोड़े कम बनते हैं। अगर हम बीच बीच में बच्चों के क्वेश्चंस लेते रहे तो उसमें एक नुकसान होता है कि बच्चों के क्वेश्चंस का जवाब शायद अभी आगे आने वाला होता है, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बच्चे गलत नहीं है अपने सेंस में, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बच्चे को लगता है कि एक मैं पहले क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लूं। इसलिए हम ये करते हैं कि एक बार हमारा एक टॉपिक हो जाए उसके हम फौरन बच्चों के क्वेश्चंस ले लेते हैं और ऑलमोस्ट एक टॉपिक पूरा होने के बाद जैसे वो टॉपिक होता है, जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस वो इतने सारे नहीं आते हैं। मतलब अगर 300-400 बच्चे हैं तो 300-400 बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अगर 100 बच्चे तो 100 नहीं पूछेंगे, बिकॉज काफियों को बहुत कुछ समझ आ चुका होता है। जो उनके मन में डाउट्स आते हैं वो पूछते हैं। और फ्रेंड्स एज अ लीगल फैकल्टी फ्रॉम सेवरल इयर्स एंड एज अ लॉयर फ्रॉम सेवरल इयर्स, आई वुड वेरी हैप्पी जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं।
बिकॉज जब तक वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उन्हें लॉ समझ नहीं आएगा। ये लॉ की सारी बुक्स, ये सारी बुक्स जो आपके सामने मैंने ये टॉड की एक बुक खोली हुई है, ये आपके लिए सिर्फ एक बुक है। जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चंस इवॉल्व नहीं होंगे, ये आपके लिए एक बुक है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। सो मैं एक टॉपिक डिस्कस करता हूं जो हमारी डेली लाइफ के टॉपिक्स में से एक है, न्यूसेंस। मैं आपके सामने ये टॉपिक को एक बार डिस्कस करता हूं। न्यूसेंस क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, न्यूसेंस क्या होता है थोड़ा उसको समझने से पहले पहले हम अपनी डेली लाइफ में जाना होगा। फ्रेंड्स, हम सबको अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट होता है, पीसफुली एंजॉय करने का राइट होता है। ये मेरा ऑफिस है, मेरी प्रॉपर्टी है। आई हैव द प्राइमरी राइट टू एंजॉय माई प्रॉपर्टी पीसफुली। कोई मुझे यहाँ पे तंग नहीं करना चाहिए। दिल्ली जैसे शहर में रहते हो या फिर जिस भी तरह के माहौल में आप और हम लोग रहते हैं, थोड़ी बहुत नॉइज, थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह हमें सहनी पड़ती है। आपने अभी देखा होगा, थैंक्स ये भी ड्यू टू कोरोना हमारा काफी हद तक पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, बट क्योंकि लोग काफी घर पे बैठे हुए हैं। बट अगर पहले की आप हालत देखो तो दिल्ली में जो हाल था, हम बाहर निकलने में भी हमें ये मास्क ही यूज करना पड़ता था। तो अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं तो नॉर्मल केस में आपके पास अपनी प्रॉपर्टी एंजॉय करने का राइट होता है, लेकिन साथ में थोड़ी बहुत स्मोक, स्मेल, वाइब्रेशन, नॉइज, डस्ट आपको सहनी पड़ती है। तो न्यूसेंस क्या होता है? अब मैं न्यूसेंस की बात करता हूँ। न्यूसेंस क्या होता है फ्रेंड्स? थोड़ी बहुत डस्ट, स्मोक, स्मेल कर रहे हैं हम, सहन कर रहे हैं, वो न्यूसेंस नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारा शोर मच रहा है और उसकी वजह से हम अपनी नॉर्मल जो काम करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, दैट विल बी अ न्यूसेंस। से फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं ये प्रेजेंटेशन आपके सामने दे रहा हूँ और मान लीजिए कि कोई मेरे नेबर में है और उसके अपने घर में म्यूजिक बजाता है। अगर म्यूजिक कम आवाज पे है तो उसमें कोई इशू नहीं है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस समय 9:48 हो रहे हैं तो रामायण चल रही है। अब मान लीजिए कि कोई अपने घर में रामायण चलाता है, अगर वो एक नॉर्मल आवाज पे है जो कि मेरे कान पे हल्की सी पहुंच रही है तो कोई इशू नहीं है। बट मान लीजिए कि वो इतनी तेज है कि पूरी रोड के काफी लोग अपने घर पे अपना काम नहीं कर पाते हैं, दैट विल बी अ न्यूसेंस फॉर मी। तो न्यूसेंस क्या होता है? थोड़ी बहुत स्मोक, स्मेल, नॉइस वगैरह हमें सहन करनी पड़ती है, लेकिन जब वो एक लेवल क्रॉस करती है तब वो हमारा लिए न्यूसेंस हो जाता है। तो स्लाइट अनोयंस न्यूसेंस नहीं होगा, एक बहुत हाई लेवल का अनोयंस जो कि कंटिन्यूअस वे में हो ही जा रहा है। अब मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और मान लीजिए सामने कोई बड़ा तेज म्यूजिक चलाता है, जिसकी आवाज आपको भी आने लगती है ना, तो वो क्या हो गया? न्यूसेंस। वो आप लोगों के लिए हो गया न्यूसेंस। मंदिर में घंटे बज रहे हैं और बहुत तेज बजे जा रहे हैं, बजे जा रहे हैं, बजे जा रहे हैं, और किसी के सर में दर्द हो गया उसकी वजह से, दैट्स अ न्यूसेंस। मस्जिद की अजान, चर्च की बेल्स, न्यूसेंस। कोई मेरा पड़ोसी है जो कि आज अपने घर पे तेज म्यूजिक चलाता है, और आजकल तो बिकॉज ऑफ दिस कोरोना इश्यूज अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो घर पे बैठ के लोगों को लगता है कि चलो बहुत तेज म्यूजिक को बजाएंगे। अब ऑब्वियसली ये क्या हो गया? मेरे लिए न्यूसेंस हो गया। वो तो खुश हो रहा है बट मेरे लिए न्यूसेंस हो गया। तो न्यूसेंस इस सेंस में होगा। स्मेल का आप ले लीजिए फ्रेंड्स। मान लीजिए कि मेरे घर के पास से कोई नाला या नाली वगैरह कुछ छोटे नाले से जा रही है और उससे मुझे स्मेल आ रही है। अब ये मेरे लिए न्यूसेंस हो गया। हल्की सी स्मेल आने में कोई इशू नहीं है, हल्की सी स्मेल तो भाई ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं आती रहती होगी। बट वो इतनी स्मेल आ रही है कि मैं अपने घर पे रह नहीं पा रहा, आसपास मच्छर हो जा रहे हैं, वो मेरे लिए हो गया न्यूसेंस। दैट विल बी अ न्यूसेंस फॉर मी। ओके फ्रेंड्स, जब मैं बात करता हूँ न्यूसेंस की, तो न्यूसेंस दो तरह का होता है, प्राइवेट न्यूसेंस एज वेल एज द पब्लिक न्यूसेंस। आप देख सकते हैं जब हमारे स्क्रीन शेयर होती है बच्चों के साथ, तो हम उसको इस तरह से उनको हाईलाइट करके समझाते रहते हैं, जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि जो टीचर है वो पढ़ कहाँ रहा है। और इवन कई बार ये व्हेन वी आर गोइंग फॉर द ऑफलाइन क्लासेस, तब भी बच्चों को ये समझ नहीं आ पाता, ये बल्कि ज्यादा इनके लिए कंफर्टेबल रहता है कि टीचर उनको समझ में आ जाए, टीचरों के पढ़ पाए। खैर फ्रेंड्स, प्राइवेट न्यूसेंस आप देख सकते हैं, प्राइवेट न्यूसेंस एक तरह का सिविल रॉन्ग है और पब्लिक न्यूसेंस एक तरह का क्रिमिनल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग मतलब सिविल केस पड़ेगा, और सिविल केस में कोई जेल नहीं जाता, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हम छोड़ देते हैं, बट नॉर्मल में नहीं जाता। क्रिमिनल केस में एक क्रिमिनल केस पड़ता है, पुलिस के सामने केस रजिस्टर होता है और उस इंसान को जेल भेजा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा वो जाएगा ही जाएगा, बट जा सकता है। दो मेरे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक हुआ प्राइवेट न्यूसेंस, एक हुआ पब्लिक न्यूसेंस। अब पॉइंट ये है यहाँ पे, आप इसको समझिएगा। प्राइवेट न्यूसेंस में जब कोई एक इंसान तंग हो रहा है, एक इंसान के साथ न्यूसेंस करी जा रही है। सो फॉर एग्जांपल, आई एम हियर
and I'm in my room alone, and if someone comes here और उसने यहाँ शोर मचाना शुरू कर दिया, that will be a private nuisance. Okay? आइए मैं आपके सामने इसको एक बार लाइन को पढ़ाता हूँ. Private nuisance is an annoyance, is an act which causes annoyance to a person. मतलब एक आदमी के लिए होगा. Public nuisance is an act which causes annoyance to a large number of persons. मतलब बहुत बड़े लोगों के लिए साथ ये annoyance हो रहा है. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, से मंदिर में तेज घंटे, चर्च में बेल्स, मस्जिद की अजान, कोई जागरण हो रहा है, किसी के घर पे कोई फंक्शन हो रहा है और वो बहुत तेज आवाज बजा रहा है, दैट्स अ पब्लिक न्यूसेंस. वो सब उसमें परेशान हो रहे हैं. अब फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूसेंस का एक ही बेसिक पॉइंट है जो कि ये आपको समझना होगा यहाँ पे. आइए, जो कि हमने अपने बुक में भी नोट करके आपको लिखा हुआ है. पब्लिक न्यूसेंस में बिकम प्राइवेट. अभी हमने फ्रेंड्स बात करी, एक होता है प्राइवेट जहाँ एक आदमी परेशान हो रहा है, और एक होता है पब्लिक जहाँ बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं. बट फ्रेंड्स कई सिनेरियो ऐसे भी होते हैं जब हो रहा होता है पब्लिक न्यूसेंस, बट परेशान कोई एक आदमी होता है, या दो आदमी होते हैं, चार आदमी होते हैं. सिर्फ मंदिर में बहुत तेज घंटे बज रहे हैं, या फिर मस्जिद में अजान की आवाजें आ रही हैं, या फिर मान लो कि कोई यात्रा निकल रही है कोई बहुत बड़ी और बहुत तेज शोर मच रहा है, लेकिन सारे लोग उसमें खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन कोई एक आदमी पास के घर में है जो उससे परेशान हो गया. अब ये था पब्लिक न्यूसेंस. जागरण हो रहा है मान लो रात के 12 बजे, पब्लिक न्यूसेंस है, लेकिन उस जागरण से कोई एक आदमी के सर में दर्द हो जाता है, वो उसके लिए बन जाएगा प्राइवेट न्यूसेंस. ओके, आपके सामने फ्रेंड्स अगेन आप देख सकते हैं, हमने लाइन को हम हाईलाइट कर देते हैं, और ये सब जो बुक्स वगैरह हैं बच्चों को शेयर ऑलरेडी कर दी जाती हैं, और उनके साथ क्लास में इसको ऐसे ही पढ़ाया जाता है. पब्लिक न्यूसेंस मे बिकम प्राइवेट व्हेन देयर इज सम स्पेशल डैमेज और इंजरी टू अ पर्सन. मतलब पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट कब बनेगा, जब कोई स्पेशल डैमेज या इंजरी किसी एक आदमी को है. तो अगेन मैंने आपको बताया कि भाई जागरण हो रहा है और किसी को उस जागरण की वजह से सर में दर्द हो गया या हार्ट के कुछ इश्यूज हो गए एंड ऑल, दैट्स ऑब्वियसली पब्लिक न्यूसेंस जो था वो प्राइवेट उसके लिए कन्वर्ट हो गया. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है जो कि मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ. A was the priest of the temple. The bells of the temple was rung at all hours a day and night. The plaintiff B resided next door to the temple. All the people in the vicinity enjoyed the bell sound, but plaintiff was disturbed. He brought an action for injunction, and it was allowed by the court. अब फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं ये केस आपको क्या बताता है कि भाई एक कोई मंदिर में एक प्रीस्ट है और मंदिर में पूरे दिन घंटे बजते रहते थे. वहां पे एक आदमी मंदिर के थोड़ी पास ही थोड़ी दूर को यहाँ पर रहता था. उसको उन बेल्स की साउंड से, उन घंटों की आवाज से उसके इशू होने लगे, और उसने कोर्ट में केस करा और कोर्ट ने इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर वहां पे अलाउ कर दिया उसके लिए. तो फ्रेंड्स ये न्यूसेंस तो सबके लिए था, ये था पब्लिक न्यूसेंस, लेकिन ये बना क्या, ये प्राइवेट में कन्वर्ट हो गया बिकॉज एक आदमी को इशू हो रहा है. तो एक आदमी को इशू होने पे भी पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाता है. खैर आइए, तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स टॉपिक न्यूसेंस. अब मैं आपके सामने एक और टॉपिक यहाँ डिस्कस करता हूँ, से नेग्लिजेंस. अगेन ये एक बड़ा जनरल टॉपिक है, और जो हमारी इस प्रेजेंटेशन को पहली बार देखेंगे तो उन्हें ये टॉपिक बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा बिकॉज इट्स अ वेरी जनरल टॉपिक. ओके, तो फ्रेंड्स आइए हम नेग्लिजेंस की बात करते हैं. तो नेग्लिजेंस क्या होता है फ्रेंड्स? आप सबको अपने घर पे आपके पेरेंट्स कहते होंगे बड़ा लापरवाह है, बड़ा लापरवाही है इसके अंदर, काम सही से नहीं करता है. वो नेग्लिजेंस नहीं होता, वो हमारे यहाँ नेग्लिजेंस को नहीं कहते, उसको हम लापरवाही कहते हैं. आइए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हमारा चैप्टर नंबर 7 नेग्लिजेंस का है, टॉन्ट्स का, उसी को समझते हैं. आइए, तो जो बच्चे को मैं बता भी देता हूँ कि हम कौन से नंबर पेज पे हैं. जैसे कि बच्चे, जैसे मैं पेज नंबर 41 पे हूँ, तो ये हमारी बुक का पेज नंबर 41 है. और जैसे कि बच्चों को अपने जो बुक खोले बैठे हैं वो इसमें जल्दी से यहाँ तक पहुंच जाए, टाइम वेस्ट इसमें ना हो. अब जैसे ही मान लीजिए कि हमने एक टॉपिक समझा दिया, हम फौरन यहाँ ग्रुप पे चले जाते हैं और बच्चों के क्वेश्चंस जो आते रहते हैं, तब हम बच्चों को कहते हैं अपने क्वेश्चंस को सेंड करिए. और जैसे क्वेश्चंस बच्चे सेंड करते हैं, हम आराम से कितना भी टाइम बच्चों के क्वेश्चंस को इस पे डिस्कस करते हैं. ओके, आइए. नेग्लिजेंस इज अ फेलियर टू डू what a reasonable and prudent person would ordinarily have done under the circumstances of the situation. अब नेग्लिजेंस क्या है? फेलियर है. किस चीज का फेलियर? एक रीजनेबल और प्रूडेंट पर्सन, मतलब एक नॉर्मल दिमाग का आदमी.
मैं ज्यादा समझदार की बात भी नहीं कर रहा, ज्यादा बेवकूफ की बात भी नहीं कर रहा, एक नॉर्मल दिमाग का आदमी, ना ज्यादा समझदार ना कम समझदार, कोई भी नहीं, वो उस सर्कमस्टांस में क्या करता और वो उसने नहीं किया, उसको हम नेग्लिजेंस कहते हैं। हम लोग कई बार फ्रेंड्स बात करते हैं ना कि भाई पेरेंट्स के लिए कहते हैं कि अपने बच्चों को रोड की साइड नहीं चलाएं, इधर की साइड रखें रोड की। मान लो अगर रोड का ट्रैफिक इधर जा रहा है और मैं यूं चल रहा हूँ और कोई बच्चा मेरे साथ है तो उसको रोड की तरफ ना रख के इधर की तरफ रखें। ये हम क्यों कहते हैं? इससे कि बच्चों को कोई चोट ना आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी आए और गाड़ी को बच्चा दिखेगी और बच्चे को यूं हिट करके चली जाए। अब मान लो कोई पेरेंट है अपने बच्चे को रोड की साइड चला रहा है और कोई उसको हिट करके चला जाता है बच्चे को, तो यहाँ पे लापरवाही पेरेंट्स की भी हो गई, क्योंकि पेरेंट एक नॉर्मल पेरेंट होने के नाते, एक रीजनेबल और प्रूडेंट पर्सन होने के भी नाते, उसे बच्चे को रोड के इस साइड नहीं रखना चाहिए था, रोड के इस साइड रखना चाहिए था जहां ट्रैफिक नहीं आ रहा है, वहां रखना चाहिए था। क्योंकि उसने बच्चे को सही से यहाँ पे नहीं रखा तो उस पेरेंट की नेग्लिजेंस यहाँ पे हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है? लापरवाही, नेग्लिजेंस। किस तरह की नेग्लिजेंस है उसको और डिस्कस करेंगे। किसी भी टॉपिक के अंदर हम एसेंशियल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जिससे कि बच्चों को वो टॉपिक समझ में आ जाए। देखिए लॉ है क्या? लॉ के अंदर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, वो एक तरह का स्केलेटल आपको दे देंगे। स्केलेटल के दो आपको दिया जाएगा, स्केलेटल में आप को पॉइंट्स आपको मालूम पड़ गए और जैसे आपको पॉइंट्स मालूम पड़े, आप उन पॉइंट्स के ऊपर अपने आप से कोई भी टॉपिक आए उन पॉइंट्स के अंदर रख के उनको देखेंगे और तब आप समझ जाएंगे क्या ये किसी भी तरह से नेग्लिजेंस में या फिर उस लॉ के अंडर आता है या नहीं आता है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एक बार फ्रेंड्स आप देखिए, यही हमारे लॉ का, किसी भी लॉ का मेन पॉइंट होता है। तो क्या क्या तीन चीजें होनी चाहिए जिसके बनने पे, जिसके होने पे नेग्लिजेंस होगा। आइए नंबर 1 साथ में पढ़ते हैं हम और आप। द डिफेंडेंट वाज अंडर अ लीगल ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ टू अवॉइड द डैमेज कंप्लेंट ऑफ। मतलब पहली चीज जो होगी नेग्लिजेंस में, पहला पॉइंट जो होगा कि डिफेंडेंट, पहले मैं आपको समझा दूं फ्रेंड्स, ये डिफेंडेंट क्या होता है? जो अपने आप को डिफेंड करता है। हमारे यहाँ पे केस फाइल करने वालों को वी कॉल इट अ प्लेंटिफ and one who is defending himself we call him a defendant. Okay, so for example अंकित जैन ने केस फाइल किया अगेंस्ट सम एक्स। माय नेम इज अंकित जैन, मैंने केस फाइल किया अगेंस्ट सम मिस्टर एक्स। तो केस का टाइटल क्या होगा? अंकित जैन वर्सेस एक्स। ओके, अब अंकित जैन उसमें हो गए प्लेंटिफ और जो एक्स है वो उसमें हो गए डिफेंडेंट। ओके, तो पहली और डिफेंडेंट यहाँ पे कौन होगा? जिसने नेग्लिजेंस करी है। तो हमने क्या बात करी नेग्लिजेंस के इंग्रेडिएंट में? जिसने नेग्लिजेंस करी है उसकी लीगल ड्यूटी होगी रीजनेबल केयर लेने की। लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, मैंने मॉरल ड्यूटी की बात नहीं करी है। अब मान लीजिए कि रोड पे कोई आदमी मरने वाला है, तो मेरी मॉरल ड्यूटी उसको बचाने की, मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, एक ऑर्डिनरी सिटीजन होने के नाते मेरी मॉरल ड्यूटी है उसको बचाने की, लेकिन लीगल ड्यूटी नहीं है। लीगल ड्यूटी पुलिस वाले की है। अब पुलिस वाले के सामने अगर कोई आदमी इस तरह से मर जाता है और रोड पे मरने वाला है या फिर बहुत बुरी हालत में है, अब पुलिस की लीगल ड्यूटी है यहाँ पे, मेरी नहीं है। ओके, नंबर 2 पे आइए। अब मैं आपके सामने नंबर 2 को हाईलाइट करता हूँ। द डिफेंडेंट कमिटेड अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी। डिफेंडेंट ने उस ड्यूटी का ब्रीच किया, यानी लीगल ड्यूटी उसने सही से निभाई नहीं। ओके, आप समझिए इसको। तो मेरी लीगल पुलिस की लीगल ड्यूटी है कि रोड पे या फिर कहीं पर भी कोई मरा, कोई बुरी हालत में हो तो उसको बचा लेंगे। अब मान लीजिए कि रोड पे कोई बुरी हालत में पड़ा है, मरने वाला है और पुलिस वाला उसको नहीं बचा रहा है, ये हो गया उसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ओके, आइए थर्ड पॉइंट पे आइए फ्रेंड्स। दैट ड्यू टू द ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी प्लेंटिफ सफर्ड डैमेज। उस ड्यूटी के ब्रीच से डैमेज भी कुछ होना चाहिए, कुछ नुकसान भी होना चाहिए। सिर्फ ड्यूटी का ब्रीच होना काफी नहीं है, सिर्फ ड्यूटी को तोड़ देना काफी नहीं है, कोई तो डैमेज हो, कोई तो नुकसान हो, तब जाके इसमें नेग्लिजेंस माना जाएगा। तो अगेन मैं वही पुलिस वाला एग्जांपल जो आपको दे रहा था उसी को दोबारा समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि पुलिस वाला है, उसकी लीगल ड्यूटी है कि रोड पे कोई बुरी हालत में हो उसको बचाने की। अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है, मतलब उसको मरने देता है, तो उसने अपनी ड्यूटी का ब्रीच कर दिया। और तीसरा, इस ड्यूटी के ब्रीच करने से मान लो उसकी डेथ हो जाती है, जो रोड पे मरने वाली हालत में पड़ा था उसकी डेथ हो जाती है, तो ये हो गया डैमेज। ये तीनों पॉइंट्स होंगे तब लापरवाही, तब नेग्लिजेंस मानी जाएगी। इसे हम कहते हैं नेग्लिजेंस। ओके फ्रेंड्स, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। मान लीजिए कि भाई मैं कोई स्विमिंग पूल का लाइफ गार्ड है,
और उस स्विमिंग पूल में मैं भी हूँ और एक कोई मिस्टर एक्स भी है। अब मिस्टर एक्स स्विमिंग पूल में डाइव करते हैं और एकदम वहां पे डूबने लग जाते हैं। अब मैं उसको नहीं बचा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, आई कैन नॉट बी कॉल्ड बिफोर द कोर्ट कि भाई आपने क्यों नहीं बचाया। बट एक वहां के जो लाइफ गार्ड हैं वो नहीं बचा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी का ब्रीच कर दिया। तीनों पॉइंट्स यहाँ पे दोबारा देखिए फ्रेंड्स। लाइफ बॉय की, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, लाइफ बॉय की लीगल ड्यूटी है, बिल्कुल है, उसको बचाना बनता है, वही काम के लिए तो आया है। दूसरा पॉइंट, उसने उस ड्यूटी का ब्रीच कर दिया। और तीसरा पॉइंट, ड्यू टू दैट ब्रीच प्लेंटिफ सफर्ड डैमेज। अब मान लीजिए कि ब्रीच करने से उस इंसान की डेथ हो जाती है, तो वही ये हो गया नेग्लिजेंस। तीनों पॉइंट्स होंगे। लाइफ बॉय ने ड्यूटी का ब्रीच किया, लाइफ बॉय की ड्यूटी है बचाने की, उसने कोई डूब रहा था उसको बचाया नहीं, और जो डूब रहा था वो डूबते डूबते उसकी वहीं पर डेथ हो गई एंड ऑल, तो ये तीनों मिला के क्या हो गया, नेग्लिजेंस में आ गया। इसको हम कहते हैं नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस कई केसेस में होती है, एक केस नहीं कहूंगा, कईयों में होती है। अब मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आगे स्कूल है, आपको स्लो ड्राइविंग करनी है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एंड मैं बहुत फास्ट वहां ड्राइविंग करता हूँ। मेरी लीगल ड्यूटी थी यहाँ पे स्लो ड्राइव करने की, बिकॉज पास में स्कूल है, तब भी मैं फास्ट ड्राइव करता हूँ, मैंने अपनी लीगल ड्यूटी का ब्रीच कर दिया। और मान लो उस फास्ट ड्राइविंग से किसी को कोई नुकसान हो जाता है, वहां पे कोई बच्चा इंजर हो जाता है ऑल, तो वो मैंने डैमेज कर दिया। ये तीनों पॉइंट्स होंगे तब जाके ये नेग्लिजेंस में आएगा। ओके, आइए फ्रेंड्स, तो मैं आपके सामने बात कर रहा था। सो एक केस है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, शिवकर वर्सेस राम नरेश। अब हमारी जो, मैं एक बार दोबारा आता हूँ अपनी स्लाइड्स के ऊपर, जो हम आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जनरल सिलेबस है। तो इन जनरल सिलेबस में इन चार की बुक्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन चारों की पीडीएफ सारे बच्चों को शेयर कर दी जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ हम क्लास में ही देते हैं, बच्चों को समझाते हैं क्या हमको बताना है, और जजमेंट्स वगैरह की भी पीडीएफ बच्चों को शेयर एक बार समझाने के बाद कर दी जाती है। बच्चे अपने आप भी इनसे पढ़ सकते हैं। और इसी तरह से जैसे हम सबके सामने पढ़ा रहे होते हैं, तो हमें एग्जाम्पल दे दे के भी पढ़ाते हैं, प्लस साथ में जो केस लॉज हैं, जो आपके बुक के अंदर ही केस लॉ दिए हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे हेडमास्टर, ये शिवकर वर्सेस राम नरेश का केस है। मैं इस तरह से चाहता हूं, मैं केस को हाईलाइट कर देता हूं और बच्चों को फिर हम वो केस वहीं पर ही अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। सो इस केस में क्या हुआ था फ्रेंड्स, ये केस आज का नहीं है, बहुत पुराना केस है। 1978 में तो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ का, गुजरात का, लेकिन ये उससे भी बहुत पुराना केस है। खैर, ये उस समय का केस है जब बच्चों को पिकनिक पे लेके जाया करते थे गुजरात में, अहमदाबाद में, साबरमती के नदी के किनारे। आज वो नदी आज और बहुत अच्छी हो गई, आज तो बहुत बड़ा वैसे स्पॉट बन चुका है, लेकिन उस समय वो बच्चों के लिए एक पिकनिक स्पॉट था। बच्चे वहां पे जाके थोड़ा स्विमिंग वगैरह साबरमती नदी में कर लिया करते थे। तो वहां बच्चे, एक स्कूल के बच्चों को वहां पे पिकनिक पे ले जाया गया। 60 बच्चे थे और 60 बच्चों के साथ 2 टीचर वहां पे आए थे। अब पॉइंट यहाँ पे ये आया फ्रेंड्स कि सारे के सारे बच्चे टीचर की निगरानी में थे और टीचर बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे थे। लेकिन अचानक से टीचर ने सारे बच्चों को कॉल किया और वहीं पर ही बिठा दिया, और सारे टीचर ने वहीं पर ही एक साथ खाना खाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही सारे टीचरों ने वहां पे दोनों टीचरों ने एक साथ खाना खाना शुरू कर दिया, तो 2 बच्चे जो उनमें थे वो वहां से निकले और वो दोबारा से स्विमिंग करने साबरमती नदी में चले गए, और वो दोनों बच्चे नदी में डूब गए। उनमें से एक बच्चे को बचा लिया गया, बाद में रेस्क्यू किया गया, लेकिन दूसरा बच्चा जगपाल जिसका नाम था, रेस्क्यू नहीं कर पाए। अब जब उस बच्चे को रेस्क्यू नहीं कर पाया तो मैटर गया कोर्ट के अंदर लापरवाही के इशू में। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, कोर्ट ने यहाँ पे एक बात कही कि अगर दोनों टीचरों को खाना खाना भी था तो एक टीचर पहले खाना खाता, फिर दूसरा टीचर उस समय बच्चों का ध्यान देता, फिर दूसरा टीचर आता, वो अपना खाना खा लेता, और पहला टीचर जाके बच्चों को ध्यान देने लगता। सिंस दोनों ने एक साथ खाना खाना शुरू कर दिया, ये दोनों के एंड से लापरवाही हो गई और इसके अंदर दोनों टीचरों के ऊपर केस करा गया और उनको कंपनसेशन पे करना पड़ा। ओके फ्रेंड्स, देन मैं आपसे बात कर रहा था यहाँ पे नेग्लिजेंस में एक और होता है रेस इप्सा लोक्यूटर, लाइक थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जो ऐसी नेग्लिजेंस जो अपने आप ही मुंह से बोलती है। ओके, ऐसी नेग्लिजेंस जिसमें हमें प्रायर फेसिंग कोई एविडेंस देने की भी जरूरत, कोई खास ज्यादा इतना इशू होता नहीं है, बिकॉज वो अपने आप ही मुंह से बोल रही है।
अगर किसी खाने के सामान में कोई एनिमल निकल आया, कोई कॉकरोच निकल आया तो वो क्या हो गया? नेग्लिजेंस। भाई साफ दिख रहा है खाने के सामान में कॉकरोच पड़ा हुआ है, तो अपने आप में बहुत बड़ी ये लापरवाही है। तो इन चीजों के अंदर कोई खास बड़े प्रूफ की नीड नहीं होती, अपने आप ही प्रूफ होता है। आप सबको फ्रेंड्स याद होगा, आज से कुछ साल पहले डेयरी मिल्क के अंदर वर्म्स, कीड़े निकले थे। अब ये डेयरी मिल्क के अंदर कीड़े निकलने वाला इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें क्या है, बंद डेयरी मिल्क है, उसमें कीड़े निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कीड़े कहां से आएंगे? वो कीड़े ऑब्वियसली कहां से आएंगे? कंपनी ने ही जो पैक किया है उसमें कुछ खराबी थी, तभी ये कीड़े अंदर बन गए। अंदर ही अंदर बने तो मेरे लिए कंपनी लायबल है। कोई आप मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, आप एक बार इसको देखिए। डोनोग्यू वर्सेस स्टीवनसन। अब डोनोग्यू वर्सेस स्टीवनसन का केस ये था कि एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक जिंजर बियर की बोतल लेके आता है। एक्साइटमेंट में आके गर्लफ्रेंड उस पूरी बोतल को बॉटल्स अप करके पीना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि चलो बहुत सारा उन्होंने ड्रिंक कर लिया, कुछ ड्रिंक को निकाल के रखते हैं। तो जो बची हुई ड्रिंक थी उन्होंने एक ग्लास में पोर करी और उसको निकालने लगे। जैसे उस ड्रिंक को निकाल रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने एक स्नेल आया, ड्रिंक के बॉटल के अंदर से एक स्नेल निकला जो कि ग्लास में चला गया। जैसे उस ग्लास में उन्होंने स्नेल को जाते हुए देखा तो उन्हें एक बहुत बड़ा शॉक लगा, और ऑब्वियसली ये एक अपने आप में बहुत बड़ा शॉक है। उन्हें लगा कि भाई वो एक ऐसी ड्रिंक पी गए जिसमें एक स्नेल था। तो जैसे वो स्नेल को उन्होंने आते देखा, उनको शॉक लगा और उस शॉक की वजह से वो बेहोश हो गए और कई दिन तक वो शॉक में रहे। जब मैटर ये कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। जब बंद बॉटल के अंदर ऐसी ड्रिंक के अंदर एक स्नेल निकल रहा है तो कहां से गया? ये ऑब्वियसली कंपनी के एंड से ही गया है, ये और कहीं से नहीं गया है, कंपनी के एंड से ही जा सकता था। तो ये क्या हो गया? कंपनी के एंड से लापरवाही हो गई। फ्रूटी में रैट निकलने वाला इंसिडेंट आपने सुना होगा। अगेन ये क्या हो गया? फ्रूटी कंपनी के एंड से, पार्ले कंपनी के एंड से लापरवाही हो गई, क्योंकि बंद चीज के अंदर निकल रहा है। इन सारी चीजों को हम कहते हैं रेस इप्सा लॉक्यूटर। ओके, एक मैं एग्जांपल यहाँ पे फ्रेंड और लेता हूँ, माता प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सारे एग्जांपल हम क्लास में डिस्कस करते हैं, नॉट टू वरी, लेकिन एक मैं यहाँ पे आपके सामने लेता हूँ। अब मान लीजिए कि एक मैन्ड रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ पे उसके गेट्स हैं जो हमेशा ओपन रहते हैं। अब उस रेलवे क्रॉसिंग के अंदर अचानक से वहां पे, मतलब मैन्ड रेलवे क्रॉसिंग है लेकिन उसके गेट्स हैं ओपन छोड़े हुए हैं, अचानक कोई आदमी वहां से जाने लगा। अब वहां पे जो बैठा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको रोकने की, बट उसने नहीं रोका, रेलवे क्रॉसिंग ओपन वगैरह थी ऑब्वियसली। अब जैसे नहीं रोका, वहां पे अचानक से ट्रेन आ गई और उस आदमी को मार दिया गया। जैसे ट्रेन ने उस आदमी को मारा, मैटर कोर्ट में गया। बाद में कोर्ट ने बोला कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रेलवे की है, और रेलवे की मतलब यूनियन ऑफ इंडिया की है, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर आता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन ऑफ इंडिया की है। आपने क्यों ध्यान नहीं दिया कि ऐसे कोई भी ट्रैक वगैरह खुला ना हो? तो ये क्या हो गया? नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द रेलवेज, और मे बी वी कैन से नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, आइए, तो ये हमने बात करी नेग्लिजेंस के बारे में। लीगल प्रोफेशन में भी नेग्लिजेंस होता है। आई एम अ लॉयर और मैं अपने क्लाइंट के केस में जाने से भूल जाता हूँ, दैट्स अ नेग्लिजेंस ऑन माय पार्ट। ओके, तो ऐसे ही मेडिकल फील्ड में भी नेग्लिजेंस होता है। डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस आपने कई बार सुनी होगी, मुझे उसमें कोई ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप कई बार सुनते हैं डॉक्टर पेट में, वो पुराना एक केस आता रहता है, पेट में कैंची छोड़ देना। पेट में वो डॉक्टर होते हैं, कैंची छोड़ देते हैं किसी की एंड, तो ये बड़ा फेमस इंसिडेंट होता है। तो डॉक्टर की भी काफी लायबिलिटीज होती हैं। डॉक्टर की लायबिलिटी क्या होती है, आइए एक बार उसको हम डिस्कस करते हैं। ये 3 ड्यूटी होती है डॉक्टर की हर एक पेशेंट के लिए, ये 3 ड्यूटी उसको निभानी होती है। नंबर 1, आइए, पहली ड्यूटी डॉक्टर के लिए होती है कि क्या उसको कोई केस लेना बनता भी है या नहीं। अ ड्यूटी ऑफ केयर इन डिसाइडिंग वेदर टू अंडरटेकिंग केस और नॉट, ये सबसे पहली ड्यूटी होती है। सेकंड, अ ड्यूटी ऑफ केयर इन डिसाइडिंग व्हाट ट्रीटमेंट टू गिव। अब फ्रेंड्स, कई बीमारी के बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। से किडनी स्टोन्स हुआ है किसी को, सो किडनी स्टोन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्टोन ऑब्वियसली, बट उसके भी कई इलाज हैं। वन कैन गो विद द मेडिसिन आल्सो, वन कैन गो विद द लेजर ट्रीटमेंट आल्सो, वन कैन गो विद द ओल्ड ट्रीटमेंट आल्सो, जिसमें वो पूरा पेट का अच्छे से ऑपरेशन किया जाता है और किडनी से उस स्टोन्स को निकाल देते हैं। अब डॉक्टर को ये नोटिस करना है, डॉक्टर को डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया चाहिए। ओके, थर्ड मैंने आपसे बात करनी है अभी फ्रेंड्स, एक और ड्यूटी होती है डॉक्टर की, अ ड्यूटी ऑफ केयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर को ये भी मैनेज करना होता है, डॉक्टर को पूरा ट्रीटमेंट वगैरह एडमिनिस्टर करना होता है।
कौन सी दवाई अब देनी है, कौन सी बाद में देनी है, किस दवाई का कभी कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए एंड ऑल, बीपी क्या चल रहा है, शुगर क्या चल रहा है, हार्ट बीट कितनी है एंड ऑल, सारी बातें डॉक्टर को ध्यान देनी होती है। खाने में क्या देना है वो भी डॉक्टर ही बताते हैं। तो ये 3 मेन ड्यूटी होती है डॉक्टर की। इनमें से किसी भी का वो ब्रीच करते हैं तो उन्होंने नेग्लिजेंस कर दिया। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक टॉपिक था नेग्लिजेंस का जो मैंने आपको समझाया। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑफ आईलेट, सिम्बायोसिस, क्लैट, क्लैट के अलावा जितने भी हमारे टॉपिक्स वगैरह स्टूडेंट्स हैं, उनको सारे टॉपिक्स जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं उन्हें सारे टॉपिक्स करने होंगे। देन हमारे जो स्टूडेंट्स क्लैट के हैं उनका मैंने आपको बता दिया कि उनके लिए हम इस तरह के पैसेज जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस तरह के पैसेज हम उनको देंगे। उसके लिए आपको मैं एक फ्रेंड्स एक फाइल और दिखाऊं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले उनसे क्लास के अंदर सारे जो इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स हैं लास्ट 1.5 years, आई कैन से फ्रॉम द लास्ट जनवरी, मतलब जनवरी 2019 से लेके अब मई का महीना आने वाला है अभी 2 दिन के बाद ही, तो मई 2019 तक के लिए, 2020 तक के लिए, तो जितने भी लीगल टॉपिक्स हुए हैं वो सारे हम डिस्कस करते हैं और वो एक पीडीएफ के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में उनको भेज भी दिया जाता है। अभी आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन ऑफ 2019, तो अपने एंड से भी हम उनको समझा देंगे कि इस लॉ में क्या हुआ और फिर उसका एक पैरा बना के उनको दिया जाएगा। तो ये वो लॉ है जो 2019 में पास करे गए थे। आप देख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट में ये लॉ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज और बहुत ही शॉर्ट में ये लॉ को समझा भी दिया जाएगा क्लास के अंदर ही, और उसके बाद एक बार उनको अंडरस्टैंडिंग वगैरह हो गई उसके बाद हम अगली क्लास में लीगल टॉपिक्स के पैसेज वगैरह उनको देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी बात। और जो मैंने आपको बताया जो पैसेज दिए जाएंगे वो बिल्कुल इस सेंस में दिए जाएंगे जो कि अराउंड 1 से 1.5 पेज का होगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आपको करा दिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई वुड अगेन लाइक टू से ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस, मैं किसी को भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो ज्यादा अच्छी है ये ज्यादा अच्छी है, दोनों के अपने फायदे हैं, मैं दोनों के अपने बेनिफिट्स देख रहा हूँ ऑनलाइन में। लेकिन अपने एंड से वी ट्राई अ लॉट दैट इन ऑनलाइन क्लासेस आल्सो वी शुड हैव अ टच विद द स्टूडेंट के साथ हमेशा एक टच बना रहे, जिससे कि उनको ये ना लगे कि वो ऑनलाइन क्लास में है, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही, वो ना लगे। और उसका मैंने आपको दिखा भी दिया, ये जो हमारे क्लास डाउट्स ग्रुप होते हैं और इनफैक्ट जो बच्चे बाद में भी, इनफैक्ट आप देख सकते हैं बच्चे बाद में भी ये टीचर को भेजते रहते हैं और हम लोग उनके जवाब यहाँ पे देते रहते हैं बच्चों को इस तरह से। तो कोई भी हो, कोई भी टॉपिक हो, हम उनको यहाँ पे समझाते रहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द ऑफलाइन क्लास एंड ऑनलाइन क्लास में कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन क्लास जैसे एक्सपीरियंस बनाने के लिए हमने यहाँ पे सारी तैयारी करी है। सो आई होप we are going to have online classes with you all. So thank you very much and wish you very good luck for all your entrance examinations. Thank you.